मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको यूरोप के इतिहास में, बल्कि यूँ कह लें कि विश्व के इतिहास में औद्योगिक क्रांति के ऊपर प्रकाश डालने जा रहे हैं। दरअसल इसे औद्योगिक क्रांति शब्द भी बहुत ही समीचीन नहीं लगता है, क्योंकि ये किसी एक समय की या एक दिन की कोई घटना नहीं थी। ये एक लंबे क्रमिक विकास का नाम है। इसलिए इसे औद्योगिक विकास अगर कहा जाए तो मेरी दृष्टि में ज़्यादा वैज्ञानिक समीचीन होगा। और ये बात जो है वो औद्योगिक क्रांति को समझने के लिए, दरअसल औद्योगिक क्रांति जिसे हम कहते हैं वो खनिज पदार्थों के उचित प्रबंधन और श्रमिक वर्ग की जो समस्या मशीनों के जन्म से हुई, उसके बारे में जो एक लंबी 2 सदी की कथा है, उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार H.G. वेल्स ने कहा था कि शक्ति और उपकरणों के आने के बहुत पहले उद्योग पद्धति सत्ता में आ चुकी थी। फैक्ट्रियों की उत्पत्ति उपकरणों द्वारा न होकर श्रम विभाजन के द्वारा ही हुई थी। अगर हम प्रकाश डालें औद्योगिकरण के इतिहास पर, तो अमेरिका की खोज के बाद भारत का पता और चीन का पता चल जाने से प्राकृतिक साधनों की भारी मात्रा में उपलब्धि हो गई थी। और उस समय पूंजीवाद ने ये विचार रखा कि बड़ा उपयोगी होगा अगर हम जब बैंक स्थापित हो चुके हैं, धन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में 17वीं सदी में इंग्लैंड में आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी बहुत सारी कंपनियां बन चुकी थी। और कंपनियों में उद्योग में वो पैसा बहुत लगा रही थी, सफलता बहुत मिल रही थी। एटलांटिक को पार किया गया था, पैसिफिक सागर को पार करके नए ऐतिहासिक अन्वेषण हो रहे थे, नए यातायात के मार्ग सुलभ हो रहे थे। औद्योगिक क्षेत्र में इंग्लैंड को उसका सर्वोपरि माना गया और ये निसंदेह संसार में उसे औद्योगिक विकास का या औद्योगिक क्रांति शब्द को कहें तो उसका जनक माना जाना चाहिए। और इसमें 3 बातें हैं कि पूंजी, श्रम और प्राकृतिक साधन। 18वीं सदी के अंत तक इंग्लैंड के पास ये तीनों चीज़ें विपुल मात्रा में उपलब्ध थीं। फ्रांस और हॉलैंड को हराने के बाद इंग्लैंड उपनिवेशों की दौड़ में बहुत आगे निकल चुका था। वहाँ के पूंजीपति पैसा लगाने को तैयार थे और उपनिवेशों से सस्ता कच्चा माल ला करके और उसे पका करके अपने उन्हीं उपनिवेशों के बाज़ारों में महंगे दामों पर खपत करने की बात के लिए उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कारों का सहारा लिया। औद्योगिक क्षेत्र में उन्नति हुई। इसके औद्योगिकीकरण के अगर हम उस पर जाएं, मुख्य काजेस पर, कि क्या वो कारक थे जिनके नाते औद्योगिकरण इस तरह से शुरू हुआ, तो देखिए कि किसी भी देश की सुव्यवस्था के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 ज़रूरतें बहुत बड़ी हैं। और मशीनों का आविष्कार होना, और उसमें भी सर्वप्रथम इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग का विकास हुआ। और जो कपड़ा पहले हाथ से बनता था वो मशीनों से बनना शुरू हुआ। हैंडलूम की जगह पावर लूम ने लिया। ये काम वैसे शुरू तो जेम्स सेकंड के समय ही हो चुका था, लेकिन 1760 के बाद जॉर्ज थर्ड के शासनकाल में इसकी बहुत चरम परिणति हुई। आपने वो कहानी सुनी होगी बच्चों की, जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था और वहीं से यातायात के मार्ग में बहुत सुलभता आई और
मनुष्य जो पहले स्वयं या पशुओं के द्वारा अपने सामानों को ढोता था, उस समय आपको याद होगा कि नेपोलियन ने जब रूस पर हमला किया था तो उसने घोड़ा गाड़ियों को विपुल मात्रा में तैयार किया था, और ये घोड़ा गाड़ियाँ 8 से 9 मील प्रति घंटे की चाल से चल सकती थी। फ्रांस में डाक की व्यवस्था भी हो चुकी थी। इसी समय टेलीग्राफी का भी जन्म हुआ, जिसे आप तार कहते हैं, और अब तो वो प्रचलन में नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों, इस मशीनों के प्रचार ने व्यक्तिगत श्रम को बहुत कम कर दिया। चंद आदमी जो नहीं कर सकते थे वो बड़ी मात्रा में मशीनें उत्पादन करने लगी, और आप जानते हैं कि भाप के जहाज़ पहले बनाए गए, और उसके बाद फिर भाप के जहाज़ के बाद जो है वो H.G. वेल्स की बातों को हम याद करेंगे कि उपकरणों की क्रांति और उपकरणों की खोज ने जो है वो मानव के तजुर्बे की पहली चीज़ थी। यह पद्धति सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और औद्योगिक परिणामों की फिक्र किए बिना जारी रही। भाप के इंजन से फिर सड़कों पर भी यातायात चला, रेलें भी चली, और घोड़ों की जगह अब कोयले और कोयले के भाप से बने हुए लोहे के बलशाली इंजन दौड़ने लगे। और ये आप जानते हैं कि नेपोलियन के पतन के बाद औद्योगिक क्षेत्र में इंग्लैंड बहुत आगे, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया। औद्योगिक क्रांति ने बहुत सारी समस्याओं को भी जन्म दिया। पहले आदमी अपने घर में मर्जी से काम करता था, लेकिन जब मशीनें सस्ती करने लगी, बनाने लगी, तो श्रमिक वर्ग का विकास हुआ। उनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। मजदूरी के घंटे और मजदूरों की सुरक्षा की समस्या खड़ी हुई। माल सस्ता और अच्छा बनाने लगी मशीनें। औद्योगिक देश तो संपन्न होते चले गए, साधारण जनता का जीवन स्तर तो बहुत ऊंचा होता गया। जिन देशों ने औद्योगिकरण को अपनाया उनका ऐश्वर्य और वैभव तो बहुत ऊंचाइयों पर चला गया। लेकिन इस औद्योगिक क्रांति ने दो वर्गों को जन्म दिया, पूंजीवाद और श्रमिक वर्ग। जानते हैं आप कि ये एक ऐसे लंबे संघर्ष का इतिहास यहाँ से शुरू होता है। औद्योगिक क्रांति की बात में हम अगर जाते हैं तो आप इसे महसूस कीजिए कि अगर हम यूं कहें कि कोलंबिया के प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर C.D. हेजन ने कहा था कि दिस मूवमेंट माइट मोर प्रॉपरली be called industrial evolution. It was not sudden. Only its most striking manifestations occurred within the brief span of a few decades. It had its beginning over 2 centuries ago, the period of great acceleration in the reign of George III, and it ought properly to be understood continuing throughout the whole of the 19th century. इंग्लैंड के इस औद्योगिक क्रांति के विकास के बाद फिर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान और दुनिया के दूसरे अफ्रीकन और एशियन देश भी पीछे नहीं रहे। लेकिन अगर हम औद्योगिक क्रांति के विकास को ज़रा क्रमबद्ध रूप में देखें तो आप वैज्ञानिक जो आविष्कार हुए 1866 में टेलीग्राफ यानी बेतार का तार, और 1860 में टेलीफोन आ चुका था। दूरियां घट गई थीं और सैकड़ों
मीलों की दूरी कुछ घंटों में सिमट आई थी। अब कहीं भी कही गई कोई बात दूसरी दुनिया में सुनी जा सकती थी। 1815 के बाद औद्योगिक क्रांति में पश्चिमी यूरोप जो है वो पूरी तरह से आगे बढ़ने लगा। और जानते हैं कि अमेरिका में जैसे ही गृहयुद्ध समाप्त हुआ, अमेरिका औद्योगिक क्रांति में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। लेकिन इस क्षेत्र में इंग्लैंड का जो कार्यशालाएं थीं, जो वहाँ की मशीनें थीं, जो वहाँ के मिल थे, वो सबसे आगे निकलते चले गए। और आप जानते हैं कि शिक्षाविद मैकाले ने एक बार कहा था कि कहीं पर भी आदमी का मामला वो दुनिया जानती है कि संसार में औद्योगिक विकास में इंग्लैंड में सबसे पहले हुआ और उत्तरी इंग्लैंड दक्षिण से अधिक उन्नति कर गया। दूसरा, गांव की जगह बड़े बड़े शहरों ने लेना शुरू कर दिया और लोग अमेरिका की तरफ जो भागे जा रहे थे वो रुकने लगे। औद्योगिक नगरों की ओर उनके कदम बढ़े और इंग्लैंड में नगरों का ऐसा विकास हुआ कि आप समझिए कि छोटी बात का अगर उदाहरण दूं तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जूता है, तो पहले एक जूता एक आदमी बनाता था। अब ये जूता सोल कोई बनाता था, उसकी एड़ी कोई बनाता था, उसकी फिटिंग कोई करता था, उसके स्टेप्स कोई बनाता था। इस तरह से दक्षता काफ़ी बढ़ती चली गई, उत्पादन बढ़ता चला गया, लेकिन सामान्य जीवन पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। आप ये देखिए कि काम करने के जो घंटे हैं वो निश्चित हो गए, मज़दूर बहुत ही अनुशासित हो गए, चीज़ों में बड़ी ही सफाई और उनकी साइज़ तय हो गई और उत्पादन बहुत बड़े मात्रा में होने लगा, जिनके खपत के लिए नए बाज़ारों की तलाश शुरू हुई। और अधिक धन जो है उसमें शामिल होने के लिए लोग हिस्से डालने लगे। आर्थिक विकास का ये नया रूप था। फैक्ट्रियों में मज़दूरों के अलावा क्लर्क होते थे, अफसर होते थे, लेकिन इससे ज़मींदारों की शान को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि एक नया वर्ग पूंजीपतियों का निकल कर आया और जो पहले सर्फ थे यानी अर्धदास थे किसान, वो ज़मींदारों की पकड़ से बाहर हो गए। उन्होंने कारखानों का रुख लिया, वो नौकरी करने लगे, एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी में जाने लगे। इस औद्योगिक क्रांति ने छोटे उद्योगों को तो पूरी तरह तबाह कर दिया। जो शिल्पियों के कारखाने थे वो लगभग उसे छोड़ करके वो बड़े बड़े मिलों में चले गए। समाज को मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि दो वर्गों में बंट गया था, पूंजीवादी और श्रमिक वर्ग। और इसमें ये जो दोनों वर्ग था, इसकी खींचतान चलने लगी, क्योंकि जो फैक्ट्रियों के मालिक थे, मिलों के मालिक थे, वो बच्चों को, औरतों को कम पैसों पर ज़्यादा रखना चाहते थे। उनको कोई दया नहीं आती थी। मज़दूरों से, श्रमिकों से बहुत काम लेते थे। उनके किसी भी सफाई का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, पेंशन का, उनके प्रसव का, उनके किसी भी तरह का रोशनी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। उन्हें एक गंदी कुचैली बैरकों में रखा जाता था। जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक बार कहा था कि ये बड़ा ही संदेहास्पद है कि उपकरणों की खोज ने मानव जीवन को, जो उसकी बड़ी ही कठोरता थी, उसे सहज बना दिया था और जनता का जीवन जो है वो अब एक जगह कैद हो गया था, जहाँ केवल मेहनत थी। निर्माताओं की जेबें भर रही थी, परिवर्तन प्रभावित हो रहे थे। और ऐसे समय में पूंजीपतियों की जब बढ़ावा हो रहा था, तो श्रमिकों में भी एकता स्थापित हो रही थी कि उन्हें नौकरी से कोई न हटा पाए, उन पर अत्याचार न कर पाए। श्रमिक संगठनों के, श्रमिक संघों का संगठन शुरू हुआ, कारखानों में इनकी यूनिटें बननी शुरू हुई। लेकिन 1799 और 1800 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून बनाकर
श्रमिक संघों को अवैध बना दिया। इसमें मालिकों और पूंजीपतियों की शह थी कि कहीं ऐसा न हो कि ये संगठित होकर फ्रांस की क्रांति जैसी भयानक स्थिति ला दे। जनता ने भी इसमें मौन धारण कर लिया। औद्योगिक क्रांति के अगर प्रभावों में देखेंगे तो औद्योगिकरण ने नगरीय सभ्यता का, शहरीकरण का विकास किया और श्रमिक वर्ग जो था वो किसानों ने खेतों को छोड़कर पेट भर खाने के लिए अब शहरों का रास्ता पकड़ा, मिलों में नौकरी कर ली और गुलामी की उनकी जो कहानी थी वो पीछे छूट गई, जो वो भूपतियों के यहाँ अर्धदासों के रूप में रहते थे। देखें तो व्यक्तिवाद की विचारधारा भी यहाँ जन्म लेती है कि बड़े जैसे डार्विन जैसे लेखक, माल्थस, रिकार्डो और मिल जैसे लोग जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने विचार दिया कि आर्थिक संगठन सदैव लाभकारी होते हैं। इसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तभी व्यापार विकसित होगा। जब इस पर कर नहीं लगेगा, राज्य व्यापारियों के, पूंजीपतियों के, फैक्ट्रियों के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देगा। औद्योगिक क्रांति के प्रभावों को अगर हम देखें तो इसने दुनिया के ढांचे को आमूलचूल बदल दिया। जो काम कुछ व्यक्ति करते थे और कुछ लोग उसका फ़ायदा उठाते थे, अब बहुत सारे लोग करने लगे और बहुत सारे लोग उसका फ़ायदा उठाने लगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसी समय पनामा और सुएज़ नहर जब बनी तो दूरियां बहुत कम हो गईं, यातायात के नए साधन आ गए और आप जानते हैं कि नदियों पर पुल भी बनाए गए और प्रसिद्ध विश्व की ट्रांस साइबेरियन रेलवे का भी इसी समय निर्माण हुआ, जो लगभग यूरोप से एशिया तक आती थी। और इस समय जो है वो उस सस्ते बाज़ार को जो है प्राप्त करने के लिए बड़े औद्योगिक देशों ने अपने उपनिवेशों की ओर वो किया। लेकिन इससे राजनीतिक उथल पुथल भी हुआ, प्रजातंत्र की ओर लोग मुड़े, राष्ट्रीयता का विकास हुआ, राजतंत्रों की समाप्ति के दिन आए। ये जो फ़ोन और टेलीग्राफ और रेलवे और सड़कों का जाल था, ये इतना फैल गया कि आप देखें कि इसी समय 19वीं सदी में इटली का एकीकरण होता है, जर्मनी का एकीकरण होता है और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास होता है। दूसरे देश लोग लगातार आने जाने लगे, दूसरे की सभ्यता और संस्कृति को जानने का मौका मिला। अब कोई राष्ट्र अकेला नहीं रह गया। परिवर्तनों की इस बेला में आप समझते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने बुद्धिजीवियों को भी प्रभावित किया। सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों में असीमित उन्नति हुई और इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चों, यूरोप में लगभग 2 सदी में औद्योगिक विकास होता है, जिसे हम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं और मुख्य रूप से इसका जो विकास है वो इंग्लैंड में होता है। धन्यवाद।